जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल अपनी देव अकेडमी पर। आप सभी साथियों को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, 15 अगस्त हम आज़ादी का अमृतोत्सव मना रहे हैं। इसी के साथ हम अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू करते हैं। तो चलिएगा, आपके सामने बोर्ड पर लिखा है पहला प्रश्न। एक व्यक्ति अपनी 75% धनराशि पहली बाजी में, शेष की 75% धनराशि दूसरी बाजी में और शेष की 75% राशि तीसरी बाजी में हार गया। अब वह केवल 2 रुपए लेकर घर पहुंचा, तो उसके पास प्रारंभिक राशि कितनी थी? शुरू में कितनी राशि थी? आपको इस प्रश्न को बताना है कि उसके पास कितनी राशि लेकर गया था। आपके सामने ऑप्शन है 64, 128, 36 और 512। ध्यान से देखिएगा, इसको आप अनुपात से भी लगा सकते हो और बेसिक से भी। तो हम पहले बेसिक बता देंगे, फिर आपको अनुपात में भी इसको लगवा देंगे तुरंत। देखो सुनो, जैसे एक व्यक्ति है, कुछ x रुपए लेकर गया, मान लेते हैं x रुपए लेके गया। अब वो क्या कर दिया, 75% हार गया पहली बाजी में, 75% हार गया। तो बची कितनी? 25%, क्योंकि कोई भी राशि होती है 100%। तो बची की हम निकालते हैं, 25% बची और परसेंट को भिन्न में चेंज कर दिया बटे 100। फिर ये इतनी बची थी, अब इसका 75% हार गया, तो फिर जितना बचा है 25 से बटे 100। फिर अब ये पूरी राशि हो गई, तीसरी बाजी की बची, तो तीसरी बाजी में भी 75 हार गया, तो कितनी बची? 25। अब 25 बटे 100 बराबर 2 रुपया। अब इसी को हल कर दो भैया, 25 चौके 100, 25 चौके 100, 25 चौके 100, 4 चौके 16, 16 चौके 64 और 64 पे गुणा 2 से कर दोगे तो 128, यानी x बटे 64 बराबर 2 के x बराबर कितना आ गया? 128 आ गया। तो ये व्यक्ति कितना रुपए लेके गया था? 128 रुपए लेके गया था। चलिए, ये तो बेसिक का तरीका है। और आप इसको रेशियो से आप कैसे लगाओगे? आ जाओ, रेशियो से बताते हैं। मान लीजिए आप कहीं जुआ खेलने गए, उसमें आप शुरू में जो भी राशि लेके जाते हो 100% लेके जाते हो, ठीक है, और आप 75% हार गए, तो बची कितनी? 25% बची, यानी राशि हमारी थी 100%। अब वो 75 हार गए, तो बची कितनी मेरे पास? 25। जो बची उसी को लिख दें, बची कितनी? 25। फिर इसी तरह से अब ये अपने आप में 100 हो गई, तो 100, फिर 25 हार गए, 75 हार गए, फिर 25 बची। तो जितनी बार किया है आप इसी को ऐसे लिख लो। अब एक चीज बताना, आप इसको सरल करोगे, 25 चौके 100, 25 से कम 25, तो हम यहीं से 4:1 का ये बार बार न लिख के सीधे 3 बार कर देते, क्योंकि हर बार 75% ही हारा है। तो 4:1 सरल अनुपात बनता 4:1। ये पहली बाजी में बची राशि, ये ले गया था, ये बची। फिर दूसरी बाजी में 4:1, फिर ये तीसरी बाजी में 4:1, ठीक है। आ जाओ भैया, 1। देखो, इसका गुणा करो, 4 चौक 16 चौके 64, अनुपाते 1:1, 1 कम 1, 1 कम 1। और अब ये बची राशि का अनुपात है, ये कुल राशि का अनुपात है। तो कुल बची कितनी है? 2 रुपए। तो 1 यूनिट बराबर 2 रुपया, तो 64 यूनिट बराबर 64 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 128 रुपया आ जाएगा। यहां से भी आपका आ जाएगा। ये इसका रेशियो मेथड था, सेकंड तरीका था, और ये आपका पहला तरीका, ठीक है। समझ में आ गया? इस तरह का प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो आप अब कर लेंगे। कोई दिक्कत होगी तो बता दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा साथियों, नीचे ये कट गया है, तो अभी इसको जरा इधर लिख देते हैं। देखो, 1:2 के है, तो 2 यूनिट की वैल्यू, अब 1 यूनिट की वैल्यू 2 रुपया है, तो 64 यूनिट का पूछेगा, तो 64 से गुणा कर देंगे, यहाँ से भी कितना आ जाएगा? 128 रुपया आ जाएगा, ठीक है। समझ गए? चलिएगा, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिएगा, देखिएगा साथी, आपके सामने दूसरा प्रश्न लिखा है। एक रेलगाड़ी समान चाल से चल रही है, वह 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकंड में पार करती है तथा 170 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 16 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल बताइएगा। देखिएगा, आप जब रेलगाड़ी पढ़ाते समय आपको बताए थे, कभी भी रेलगाड़ी खंभे को पार करती थी तो केवल अपनी लंबाई को पार करती है, लेकिन प्लेटफार्म हो गया, पुल हो गया, नदी हो गया, इन सब को पार करता है तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई और प्लस प्लेटफार्म की लंबाई दोनों को पार करता है, ठीक है। तो यहाँ से आप बेसिक से भी बताएंगे आपको, और इसका छोटा सा तरीका भी बताएंगे। चलिएगा, देखिए, आइए, सबसे पहले यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल दी गई, समान चाल। क्या चाल है नहीं पता है, लेकिन
120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकंड में पार करते हैं। तो जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई दोनों को पार करेगा। तो रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पता, मान लेते हैं यल है, और प्लेटफार्म की लंबाई 120 है। ये टोटल दूरी हो गई। टोटल क्या हो गई? दूरी हो गई। और इसको कितने समय में पार की थी? 12 सेकंड में। यानी यहाँ से रेलगाड़ी की चाल आ गई जब पहले प्लेटफार्म को पार किया। तो यल प्लस 120/12। ठीक है। दूसरी बार अब आगे कहा वही रेलगाड़ी दूसरे 170 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार कर रही है। तो दूसरी चाल क्या आ जाएगी हमारी? यल प्लस 170। और कितने सेकंड में पार की है? 16 सेकंड में। ये रेलगाड़ी की दूसरी चाल आ गई। अब चालें तो क्या थी? समान थी, यानी इन दोनों को आप लिख लो बराबर में। क्या लिख लो? L प्लस 120/12 बराबर L प्लस 170/16। इसको आप हल कर दीजिएगा। तो पहले ट्रेन की लंबाई आएगी यहाँ से, देखो 4 3 12, 4 4 16, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 4L प्लस 12 4 48, 480 बराबर 3L प्लस 17 3 51, 510। यल बराबर आ जाएगा 30 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई? 30 मीटर आ गई। अब आप यहीं पे रख दीजिए यल की वैल्यू, तो आपको चाल निकल के आ जाएगा 30 प्लस 120/12। तो 30 20 50, 150 हो गया बटे 12। काट दीजिए 12 से या 4 से काट दीजिए, 3 से, 3 चौके 12 और 50 3 150, 50/4। और 50/4 को हम 12 सही 1/2 मीटर प्रति सेकंड भी कह सकते हैं। कितना कह सकते हैं? 12 सही 1/2 मीटर प्रति सेकंड आ गया। लेकिन इसको लगाने में आपको टाइम लग गया। इसको लगाने में क्या लगा? टाइम लगा। तो आइए आपको जो जिसमें आपको कम समय लगे वो तरीका बताते हैं कि कितनी जल्दी आप 10 सेकंड के अंदर आंसर कैसे दोगे इसको। तो पहले आप ये बेसिक है, बेसिक सीख लिया। अब इसकी आपको ट्रिक सिखा देते हैं। ट्रिक सिखाएंगे कैसे? आ जाओ ट्रिक में बताते हैं आपको। इसकी ट्रिक क्या है? देखो ट्रेन की चाल क्या रही थी? समान थी। और ट्रेन अलग अलग लंबे प्लेटफार्म को पार कर रही थी। एक था और ट्रेन की लंबाई भी सेम थी। सेम ही ट्रेन की बात है तो उसकी लंबाई भी सेम है और चाल भी सेम है। तो जरा देखो यहाँ पे प्लेटफार्म की लंबाई एक की है 120 और दूसरे की है कितनी? 170। इनकी दोनों की लंबाई में अंतर है कि नहीं है? कितने का अंतर है? 50 मीटर का अंतर है। और इसी दूरी को तय करने में ट्रेन को कितने समय का अंतर लग रहा है? 4 सेकंड ज्यादा लग रहे हैं। और 4 सेकंड ज्यादा लग रहे हैं तो वही चाल बराबर दूरी बटे समय। काट दो भैया, 2 दूनी 4 और 25, 25/2 और इसको करोगे तो 12 सही 1/2 मीटर प्रति सेकंड चाल आ गई ट्रेन की। समझ गए? देखा करना क्या था? सेम ट्रेन थी, सेम दूरी सेम चाल से तय कर रही थी। तो बस 120 की थी तो 12 सेकंड में, 170 की थी तो 16 सेकंड में। तो दूरी बढ़ी थी, कितना ज्यादा थी? 50। और कितना ज्यादा समय लग रहा था? 4 सेकंड ज्यादा समय। तो दूरी बटे समय, दूरी बटे समय बराबर चाल होती है। हल कर दिया 12.5 मीटर पर सेकंड आ गया। चलिएगा तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिएगा तीसरा प्रश्न लिखा है एक पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, वह 10 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी? देखिएगा ये पहिए वाला प्रश्न है। जैसे आप कभी कभी दौड़ते हैं ना वृत्ताकार मार्ग पर, जब एक चक्कर पूरा करते हैं तो कहते हैं कि हमने 400 मीटर की दूरी तय की है एक चक्कर में। तो आप उसके कहाँ पे दौड़ते हैं? परिधि पे दौड़ते हैं। तो जब कभी भी पहिया चलेगा तो उसकी परिधि निकालना है कि एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में कोई भी पहिया कितनी दूरी तय करेगा, वो उसकी वृत्त की परिधि के बराबर होगा। तो आप जान लीजिए पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में तय दूरी बराबर होगा वृत्त की परिधि के। क्या होगा? वृत्त की परिधि के। और वृत्त की परिधि आप जानते हो क्या होता है? 2πr। और जहां r क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या होती है। क्या होती है? त्रिज्या होती है। अब आपको बस केवल रख देना है इसी पे। तो कितना चक्कर चला है? 10 चक्कर। तो इसमें 10 से हम गुणा कर सकते हैं कि नहीं करते? 10 2 पाई का मान 22/7 रख दीजिएगा और त्रिज्या कितनी दी गई? 14। हल कर दो भैया, हल कर दो। और आपको बताए थे कि 7 44 154 का मेथड बताए थे आपको। इसको काट दो जरा, 7 दूनी 14, कितना आ गया? 14 आ गया। तो अब देखो 22 दूना 44, 44 दूना 88 और 88 का 10 से गुणा कर दो तो 810 सेंटीमीटर आ जाएगा। मात्रक सेंटीमीटर में था तो 810 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर
एक मिनट, 22 दूना 44 दूना 88, सॉरी 880 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो 10 चक्कर में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पहिए से 880 सेंटीमीटर दूरी तय की जाएगी। चलिएगा चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिएगा साथी, आपके सामने चौथा प्रश्न लिखा है, एक त्रिभुज की तीन भुजाओं का अनुपात क्रमशः 3:4:5 है और उनका परिमाप 24 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? ऑप्शन है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर और 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइएगा बताइएगा साथियों। अगर क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक भी करते रहिएगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लिखना होता है, जस्ट डबल मेहनत करनी पड़ती है एक वीडियो बनाने के लिए, समझ लीजिए। तो आप लोग का भी थोड़ा सा लाइक शेयर कमेंट्स हम लोग के लिए क्या होता है, मोटिवेशन का काम करता है कि हाँ हम लोग की भी वीडियो आपको पसंद आ रही है, हम लोग और अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करते हैं और अच्छा अच्छा कंटेंट देंगे जो आपके पेपर में आएगा। तो थोड़ा थोड़ा आप अपनी इन उंगलियों को भी कष्ट दे दिया करें, एकदम स्वार्थी ना हो जाएं, ठीक है, एकदम स्वार्थी ना हो जाएं कि आप केवल देख लें, कुछ करते रहिएगा जिससे कि हम लोग का भी मोटिवेशन क्या होता है, बना रहता है। चलिएगा, सबको आवश्यकता होती है मोटिवेशन की। आ जाइए, देखिए एक त्रिभुज है आपको, अब ये त्रिभुज कैसा दिखेगा आपको? अगर आप भुजा अनुपात देखकर बता सकते हो तो त्रिभुज हमारा जानते हो विषमबाहु होगा, क्योंकि इसकी तीनों भुजाओं का अनुपात अलग अलग है, यानी विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं की माप क्या होती है, अलग अलग होती है। तो आपको कुछ नहीं समझ में आता, एक भुजा के साथ x लगा दो, अनुपात है तो उसको x लगा दो, ये 4x हो गई और ये 5x हो गई। और परिमाप जानते हो कि तीनों, परिमाप का मतलब होता है जितने भी भुजा हैं सबका जोड़ लीजिए, वही उसका क्या होता है, परिमाप। तो यहाँ से परिमाप 3x प्लस 4x प्लस 5x बराबर दिया गया कितना, 24 के, कितने के, 24 के। जोड़ दो, 5 4 9 9 3 12, 12x बराबर 24। एकदम बेसिक सिखा दे रहे हैं आपको, प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी एकदम बेसिक सिखा देंगे, आप कोई क्लास किए हो या ना किए हो। x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, x बराबर 2 आ गया। अब यहाँ से x की वैल्यू रखोगे तो एक त्रिभुज की भुजा 6 आ जाएगी, और दूसरे त्रिभुज को यहाँ पे रखोगे 4 दूना 8 आ गया, यहाँ 2 रखोगे तो 5 दूनी 10 आ गई। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें मिल गई, त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें मिल गई। और इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल के लिए आप हीरोल फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, इसी से निकालिएगा, s माइनस ए और s माइनस बी और s माइनस सी। अच्छा, अब ये गुरुजी यस क्या है? यस है आपका अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा। परिमाप कितना दिया गया था, 24 दिया गया था, इसका आधा कितना हो जाएगा, 12। तो रख दो भैया, 12 गुणे 12 में से पहली भुजा अगर इसको हमें ले लें, इसको बी ले लें और इसको सी ले लें, तो पहली भुजा 6, तो 12 में से 6 गए कितना बचा, 6 बचा, इंटू यहाँ 12 में से 8 गेंद कितना बचा, 4, और यहाँ 12 में से 10 गेंद कितना बचा, 2। अब इसको सरल कर दीजिएगा जरा, इसका आप देखो, इसको आप कैसे कर दोगे, 6 दूनी 12 गुणा कर लो, 12 और 12 वर्गमूल में दो दो संख्याओं का जोड़ा बनता है, तो 2 बार 12 आ गया, तो उसमें से 12 हम निकाल लेते हैं, 12 बाहर आ गया, और इस 4 का वर्गमूल कितना हो गया, 2 हो गया, तो 12 दूना 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। देखो ये तरीका था, अभी इसको आप गुणा भी करते, गुणनखंड भी करते, बहुत सारे तरीके हैं करने का, लेकिन हमें जल्दी कम समय में आंसर देना है तो देखना पड़ेगा। देखो ये 12 था ही, और 6 गुणे 2 कर दिए 12 हो गया। रूट के अंदर जब संख्याएं होती हैं तो दो दो संख्याओं का पेयर बनाया जाता है, तो एक 12 का पेयर बना तो उसमें से 2 बाहर आ गया, और इस 4 का वर्गमूल कितना हो गया, 2 हो गया। तो 12 दूना 24, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक है, समझ गए। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए देखिएगा, आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको पहले वाले में देख के बताना है, ये आपकी बेसिक जानकारी होगी, और जो रेगुलर क्लास लिए होंगे उनको पता होगा कि जैसे त्रिभुज की माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहा जाता है। जहाँ पे त्रिभुज की माध्यिकाएं काटती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं। तो आप जान लीजिए, जिसको नहीं पता है जरा एक बार कोशिश करिएगा, परिकेंद्र, लंब केंद्र, अंतः केंद्र, केंद्रक, तो क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। चलिएगा, इसको आपको इसीलिए बताया जाता है, जब क्लास की थ्योरी पढ़ाई जाती है तो सारे एक एक पॉइंट लिखाए बताए जाते हैं कि ध्यान से समझो, लेकिन उस समय आपको समझ में नहीं आता कि ऐसा प्रश्न पूछेगा। ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है, ग्रुप डी में पूछा था, वो जरूरी नहीं कि ग्रुप डी में पूछा था आपके यहाँ नहीं आएगा,
ठीक है, कि या एक बार आ गया तो दोबारा नहीं आ सकता, हर जगह पूछा जाता है। लेकिन उस समय क्या होता है, सबको लगता है अरे सर क्लास पढ़ाइए, क्वेश्चन कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। उस समय बाद में पता चलती है अरे ये तो थ्योरी पे डिपेंड था, इसको तो पढ़ लिए होते तो आ जाता। एक नंबर से कहीं रह जाते हैं तो फिर वही पछतावा हो जाता है, फिर कहना होता है कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अभी भी समय है, आप ध्यान से मन लगा के पढ़ लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर लीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले प्रश्न की तरफ। दो पूरक कोणों की माप में अंतर दिया गया है 24 डिग्री, बड़े कोण की माप बताओ। पूरक कोण, देखिएगा पूरक कोण में कंफ्यूजन होता है, पूरक कोण या कोटि पूरक, बात एक ही होती है। ठीक है, पूरक कोण या कोटि पूरक कहेगा तो उसकी मतलब की बात एक ही है, और कोटि पूरक कोण का योग होता है 90 डिग्री। दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो वो एक दूसरे के कोटि पूरक हैं, और जब दो कोणों का योग 180 डिग्री बनेगा तो वो एक दूसरे के समपूरक कहलाएंगे। चलिएगा आ जाइए इसमें करते हैं। जैसे कहा कि अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाव, यानी θ1 बड़े कोण में से छोटे कोण को जब घटा दें तो उनका मान कितना आया है, 24 डिग्री आया है। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी एक हो गई। और एक दूसरी इक्वेशन जो है आपको अंडरस्टैंड में ही पता है, क्यों, क्योंकि दो कोणों का योग हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये हमारा पूरक या कोटि पूरक कहलाते हैं। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। लेकिन अब इसको सॉल्व करने में भी कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, मत होना, एकदम सरल तरीका आपको बताते हैं। सेम वैल्यू हो, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। देखो θ1 θ2 θ1 θ2, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। जब बड़े की बात पूछेगा तो बताए थे आपको इन दोनों नंबरों को जोड़कर 2 से भाग, तो 90 में 24 जोड़ेंगे तो 4 9 2 11 114, 114 को 2 से भाग कर दोगे, 2 पंचे 10 2 सते 14, कितना आ गया, 57 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 57 डिग्री। हमारे प्रश्न का ये ऑप्शन सी सही हो गया, जो हमें जवाब देना था। लेकिन क्या अब छोटा कोण भी निकाल सकते हैं, ये तो हमारा बड़ा हो गया। छोटा निकालना होगा तो आप इन दोनों का अंतर लेकर 2 से भाग करोगे। 90 में से 24 गए तो कितना बचा, 66, 66 बचा। इसको 2 से आप भाग कर दोगे तो 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6, कितना आ गया, 33 आ गया। जरा आप देख लो इन दोनों कोणों का अंतर है कि नहीं, ये 24 डिग्री का है ना। 7 में 3 गए 4 और 5 में 3 गए 2, समझ गए। तो जब कभी भी आपको इस तरह का प्रश्न दिखे, अंतर दिया गया है, तो अपने आप योग वाली वैल्यू रख लेना। पूरक कहा तो 90 और समपूरक कहा तो 180 डिग्री रख के कर लेना। ठीक है, चलिएगा प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। चलो मेरे भाई, 7वां प्रश्न लिखा आपके सामने। समांतर श्रेणी में तीसरा और 5वां पद क्रमशः 13 और 21 है, तो इसका 13वां पद क्या होगा आपको बताना है। तो जब समांतर श्रेणी आपको पढ़ा रहे थे, और अगर आपको इसकी वीडियो देखना भी है तो मैथ विद शशांक यूट्यूब चैनल पे जाके देख लीजिएगा, आपको पढ़ा है वहाँ से। ठीक है, अब देखिए आ जाइए, आपको बताए थे इसमें कि जब कभी भी पद लिखना होगा, पहला पद जैसे लिखना होता है तो ए लिखते हैं, उसके बाद दूसरा पद लिखना होता है तो ए प्लस डी लिखते हैं। अब अंतर को जोड़ते चले जाएंगे, फिर ए प्लस 2d लिखा जाता है तीसरे पद के लिए। चौथा पद लिखना होगा तो ए प्लस 3d। तो इस कहने का मतलब है जितना भी पद लिखना होगा उसमें एक कम करके डिफरेंस का गुणा किया जाता है और फिर जोड़ के लिख दिया जाता है। जैसे पहला पद हमारा 1 था, दूसरा पद हमारा a प्लस डी हो गया, तीसरा पद a प्लस 3d, यानी तीसरा पद लिखना था तो उससे कम कर दिए 2d कर दिए। ठीक है, चौथा पद लिखना है a प्लस 3d कर देंगे। इसी तरह से आपको 5वां पद 12वां पद चाहे जितना 100वां पद कहे तो आप लिख दो। मान लो आपसे कह दिया 100वां पद तो a प्लस 99d हो जाएगा, 100वां पद हो गया हमारा। लेकिन यहाँ प्रश्न में आपको 13वें पद तक की बात किया है तो आप ऐसे लिख लीजिएगा। चलिए आ जाइए अब प्रश्न की तरफ कैसे करेंगे सॉल्व, इसको बताते हैं आपको। देखो कौन सा पद का, तीसरा पद। और तीसरा पद कैसे लिखोगे आप, a प्लस 2d। तीसरा पद और 5वां पद क्रमशः 13 और 21 है, यानी तीसरा पद हमारा 13 है और 5वां पद हमारा a प्लस 4d बराबर कितना है, 21 है। तो हमें बताना कौन सा है, 13वां पद, यानी a प्लस 12d की वैल्यू बताना है। तो अब इसमें a क्या है और d क्या है। a का मतलब होता है प्रथम पद सीरीज का, और d का मतलब होता है दो संख्याओं के बीच का अंतर। जैसे यहाँ पे 1 लिखा 3 लिखा, इनके बीच कितने का अंतर है, 2 का, ये अंतर हो गया। ठीक है, तो अब पहले हमें a और d निकाल लें।
ए और डी निकाल लें, ये दो इक्वेशन बन गई, यहाँ से हमें ए और डी निकालना पड़ेगा, उसके बाद वहाँ पे वैल्यू रख देंगे, हमारा आसानी से आ जाएगा। चलिएगा, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस कर दो पूरा, ये कट जाएगा, 4d में से 2d गए तो -2d बचा, ठीक है। और इधर से -21 में से 13 गए तो -8 बचा, ये काट दीजिए तो 2 चौके 8, d बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। डिफरेंस यानी दो संख्याओं के बीच का अंतर कितने का है, 4 का है। अगर जैसे हम पहली संख्या 4 लिखे होंगे तो दूसरी हमारी 4 जोड़ के लिखी होगी 5, ठीक है। इसी तरह से अब a का मान रखना है, तो यहाँ पे इक्वेशन ये 1 थी, ये 2 थी, ठीक है। किसी भी एक इक्वेशन में आप रख दीजिए, जैसे मान लीजिए हम सेकंड में रखते हैं तो a प्लस 4, d की वैल्यू कितनी है, 4 बराबर 21 के, तो 4 चौके 16 और 16 को उधर ले जाओ घटा दोगे तो 5 बचेगा। a बराबर कितना आ गया 5 और d बराबर कितना आ गया 4। अब उठा के रख दो, हमारा 13वां पद निकल आ जाएगा। 13वां पद निकालना है, 13वें पद को हम ऐसे लिखते हैं, a की वैल्यू 5, 12 और d की वैल्यू 4, 12 चौके 48, 48 में 5 जोड़ दो तो 53। ये हमारा आंसर, और ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ गए भाई। तो ये एपी का प्रश्न था, इसमें जब आगे का टर्म लिखना होता है तो हम टर्म लिखते हैं, पहला पद ए हो गया, दूसरा पद ए प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस से आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं, ठीक है, चाहे जितने पद को लिखना होता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। चलिए देखिए, आपके सामने लिखा बीजगणित का एक प्रश्न है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, और ये आपका प्रश्न 2023 एग्जाम में ही पूछा गया प्रश्न है। लिखा है a प्लस 1/a बराबर 3, और कहा कि a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 की वैल्यू बताना है। तो आइए मेरे भाई, आप पढ़ते बीजगणित में एक ट्रिक पढ़े हो कि जब कभी भी जैसे लिखा x प्लस 1/x, या ऐसे लिखा a प्लस 1/a बराबर कुछ भी लिखा हो, मान लेते हैं x कोई संख्या दी गई और आपसे कहता है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बता दीजिए, तो यहाँ पे ट्रिक लगाते थे, जो संख्या दी a प्लस 1/a बराबर x दिया गया है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की आपसे वैल्यू पूछता था, तो हम ट्रिक लगाते हैं कि जो संख्या दी गई उसी का स्क्वायर -2 कर देते हैं, उसी का स्क्वायर -2 कर देते हैं। तो ये देखो a प्लस 1/a बराबर 3 है, तो हम 3 का स्क्वायर -2 कर दें तो हमारी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। 3 का स्क्वायर -2 बराबर 3 3 9 9 में 2 7 आ गया, 7 आ गया। लेकिन ये घात 4 थी, तो जब घात 4 है तो पुनः इसी का स्क्वायर कर देंगे, पुनः इसी का स्क्वायर कर दिए, तो जब पुनः स्क्वायर किए तो ये 7 का स्क्वायर करके -2 कर दें तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 7 7 49, 49 में से 2 गए कितना आ गया 47, और ये किसकी बन जाएगी, x की पावर 4 प्लस 1/, अच्छा a है, a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगी 47 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भैया 47 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। समझ गए। इसी तरह से इसमें और है, आपको ट्रिक लिखा देते हैं, कभी भी दिया हो a माइनस 1/a बराबर दिया हो x, और आपसे कह दे a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू, तो आपको करना क्या, उसी संख्या का स्क्वायर प्लस 2 कर दीजिएगा, ठीक है। ये आप अपना लीजिएगा, यहाँ से आपका दूसरा वाला माइनस वाली वैल्यू आ जाएगी। चलिएगा प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। चलिए साथी, अगला प्रश्न लिखा है, एक छात्र 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से छात्रावास से कॉलेज तक साइकिल चलाता है, तो वह 2 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाए तो वह 2 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो छात्रावास से कॉलेज की दूरी आपको बताना है। आइएगा, आपको बताए थे कि जब इस तरह का प्रश्न दे, कोई देरी से और कोई पहले पहुंचे और दूरी पूछा हो, चाल पता हो, तो आपको बताए थे कि रिलेटिव इसको डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा, दोनों चालों का गुणनफल बटे जब एक बार पहले और एक बार बाद पहुंचे हैं तो दोनों चालों का डिफरेंस, यहाँ पे दोनों चालों का डिफरेंस इनटू समय का डिफरेंस, समय का डिफरेंस, समय का डिफरेंस, ठीक है। अब देखो, पहली चाल छात्र की कितनी है, 15 किलोमीटर है। जब 15 किलोमीटर से साइकिल चलाता है तो 2 मिनट देरी से पहुंचता है। कितनी मिनट की देरी से, 2 मिनट की देरी से पहुंचता है। लेकिन जब वो साइकिल 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है तो वह 2 मिनट पहले पहुंच जाता है। यहाँ देखो, दोनों चालों के 15 और 20 बटे दोनों चालों का अंतर 5 आ जाएगा। और अब समय का अंतर 2 मिनट पहले और 2 मिनट देरी से,
2 मिनट पहले लेट हुआ और 2 मिनट बाद, दोनों का अंतर कितना हुआ? 4 मिनट का हुआ। और इसको घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग कर देंगे। काट दीजिएगा, 20 तिहाई 60 और 5 तिहाई 15 और 15 से 15 कट गया, बचा कितना? 4 किलोमीटर। तो छात्रावास और कॉलेज के बीच की दूरी कितनी है? 4 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिएगा साथियों, देखो लिखा है नल ए और बी एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। नल बी और सी उसी टैंक को 12 घंटे में, ए और सी उसी टैंक को 15 घंटे में भर सकता है। तो अकेले नल बी उसी टैंक को कितने घंटे में भर सकता है? अच्छा ये बताओ, इस प्रश्न को वर्क एंड टाइम में नहीं कराए हैं, बताइएगा, ईमानदारी बताइएगा। बताए थे ना, नल एंड टंकी वर्क एंड टाइम सेम है। केवल यहाँ पे दिक्कत वहीं पे आती है जब टंकी से पानी निकलता है। बाकी जो कॉन्सेप्ट आपका वर्क एंड टाइम में है वही पाइप एंड टंकी में भी लग जाते हैं। आ जाओ, देखो क्या कहा है, ए और बी मिलकर, ए और बी मिलकर अगर भरेंगे तो टंकी कितने घंटे में भरेगी? 10 घंटे में। फिर बी और सी मिलकर भरेंगे तो 12 घंटे में। ए और सी या सी और ए ऐसे लिख सकते हैं, मिलकर भरेंगे तो 15 में। इसका एलसीएम ले लीजिए, 10, 12, 15 का एलसीएम कितना होगा? 60 हो जाएगा। ये जो एलसीएम 60 आया, वर्क एंड टाइम में काम होता था, यहाँ पे ये टंकी की धारिता यानी टंकी में इतना लीटर पानी आ सकता है। ठीक है, अगर दो नल ए और बी 10 घंटे लग रहे हैं 60 लीटर भरने में, तो 1 घंटे में 6 लीटर पानी डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं? बी और सी को 60 लीटर पानी भरने में 12 घंटे लग रहे हैं, ये 5 लीटर पानी 1 घंटे में डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं? जानते हैं कैसे? काम बटे क्षमता, काम बटे समय, काम बटे समय से क्षमता निकालते, क्योंकि इफिशियंसी इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। इफिशियंसी इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो काम 60 था, 12 घंटे लग रहे थे, 5 हो गए। इसी तरह से सी और ए मिलकर 60 लीटर भरने में 15 घंटे लगा रहे थे, तो इनकी 1 घंटे की क्षमता कितनी आ गई? 4 लीटर आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर? अब आप इसको क्या कर लो भैया, जोड़ लो सबको। अभी देखो कहता है तीनों लोग मिलकर और अलग अलग, तो हम तीनों लोग का पहले निकालेंगे इफिशियंसी। देखो ए 2 बी 2 सी, यहाँ से जब आप जोड़ोगे तो ए 2 कॉमन लेके ए प्लस बी प्लस सी बराबर ये इफिशियंसी मिला के यहाँ 2 लोग यहाँ 2 लोग, तो 6 4 10 10 5 15 आ गए। तो अगर अकेले ए बी और सी की क्षमता निकालनी हो तो 15/2 यानी 7.5। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ए और बी की मिला के क्षमता थी, ना कि ए की अकेले थी। और यहाँ पे जो 5 आई थी बी और सी की आई थी, और यहाँ पे जो 4 आई थी सी और ए की आई थी। इसीलिए हम सबको जोड़ लिए, तो 2A 2B 2C, तो 2 कॉमन ले लिया, क्षमता सबकी जोड़ लिए, 15 आ गई। ठीक है, जब 15 आ गई तो ए बी सी की क्षमता निकाल लिया तो 7.5। यानी अगर तीनों व्यक्ति एक साथ मिलकर काम करेंगे तो 7.5 लीटर 1 घंटे में पानी डालेंगे। लेकिन आपसे किससे पूछा है? अकेले से पूछा। और किससे? बी से। जब बी से पूछा है तो हम ए और सी की क्षमता को माइनस कर दें, ए और सी की क्षमता को हटा दें। जिसके बारे में पूछा उसी का निकालेंगे, बाकी सबको क्या कर देंगे? भगा देंगे। जैसे हम ऑफिस में बुलाए 3 लोग हैं, ए बी सी हैं, हम कहें केवल बी आएगा, तो ए और सी क्या आएगा? ऑफिस में नहीं आएगा, केवल बी आएगा। तो हम ए बी और सी की क्षमता 7.5 है, तो यहाँ से सी और ए की क्षमता को माइनस कर दीजिए। तो सी और ए की क्षमता कितनी है? 4 है, तो बी की क्षमता आ गई हमारी 3.5, 3.5 आ गई, 3.5 आ गई। अब इसको काम कितना करना है? यही 60 लीटर भरना है। तो बी को लगा समय बराबर काम बटे क्षमता, काम बटे क्षमता। 3.5 को आप लिख सकते हो 7/2, 7/2 कर दोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 120/7 घंटे लग जाएंगे। समझ गए मेरे भाई? कितना लग जाएगा? 120/7 घंटे। और ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो आज ये क्लास यहीं तक रहेगी, और क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और प्यारा प्यारा कमेंट्स भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।